हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज हम जो है वो साइकोलॉजी पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एचपी जो हमारा टेट आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो भी आपके 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी पोर्शन में पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपका एग्ज़ाम 1 जून 2025 को कंडक्ट कराया गया था, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि जिस पोर्शन की हम बात करेंगे आज के क्लास में, वो रहेगा हमारा साइकोलॉजी पोर्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन डैश द कंडीशन आर कंट्रोल्ड। डैश में स्थिति नियंत्रित होती है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपकी जो यहाँ पे कंट्रोल सिचुएशन की हम यहाँ पे बात करें, क्या चीज है जो कि जहां पर कंडीशन क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है। नंबर फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड, नंबर सेकंड है क्लिनिकल मेथड, नंबर थर्ड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड एंड नंबर फोर्थ है क्वेश्चनियर मेथड। तो यहाँ पे पूछा है कि किस कंडीशन में सारी चीजें कंट्रोल्ड होती हैं, डैश में स्थिति नियंत्रित होती है। तो देखो, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हर एक चीज को एक मतलब कंट्रोल्ड वे में चीजों को रखना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि किस चीज का आंसर जो है वो ये हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। तो इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड रिसर्चर्स मैनिपुलेट एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस टू स्टडी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स। यानी कि यहाँ पे बोला गया है जो रिसर्चर्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं और मतलब उसमें बदलाव लाते हैं या कंट्रोल करते हैं जो भी परिस्थितियां होती हैं, टू स्टडी, किस चीज को स्टडी करने के लिए कि किसी चीज के पीछे क्या कॉज है, क्या उसका इफेक्ट है, उस चीज के रिलेशनशिप को करने के लिए। अदर मेथड्स हमारे पास हैं क्लिनिकल, इंट्रोस्पेक्शन, क्वेश्चनियर, ये कोई भी कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराते। नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयुक्त मनोवैज्ञानिक है, यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं। यहाँ पे जनरल साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजिस्ट नहीं साइकोलॉजी पूछिए कि अप्लाइड साइकोलॉजी, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड साइकोलॉजी, इनमें से कौन जो है वो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी है। जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अप्लाइड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी यूजेस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का, वो मनोवैज्ञानिक जो हमारे सिद्धांत हैं, हमारी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान जो है इन सभी का यूज करते हैं ताकि टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ताकि हमारी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है हम उन्हें सॉल्व कर सके। सोशल, एजुकेशनल एंड इवन जो जनरल साइकोलॉजी है आर अप्लाइड ब्रांचेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये सारी हमारे पास जो है वो अप्लाइड ब्रांचेस हैं, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे आती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद के स्कूल से कौन संबंधित है। विलियम वुंट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, जेवी वॉटसन है, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेवी वॉटसन जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विच एम्फेसिस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओवर इंट्रोस्पेक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज देयर इज लैक ऑफ लैंग्वेज इन अ चाइल्ड। पियाजे के अनुसार किस अवस्था के दौरान एक बच्चे में भाषाओं की कमी होती है, जिसमें उसको लैंग्वेज का थोड़ा अभी ज्ञान नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज होती है, सेंसरी मोटर चेंज है या प्री ऑपरेशनल चेंज बोलेंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल चेंज या फॉर्मल ऑपरेशनल चेंज। तो इनमें से कौन से टाइम पे किस अवस्था के दौरान एक बच्चे में भाषाओं की कमी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज के टाइम पे जो है वो बच्चे को क्या होता है, बहुत ही कम जानकारी होती है भाषा के बारे में।
ठीक है। तो इन द सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका की टाइम आप लोगों के पास 0 से 2 इयर्स तक चलता है, इन्फेंट्स लर्न थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज। यहाँ पर जो बच्चा है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंसेस के थ्रू जो है सीखता है, बट दे लैक लैंग्वेज डेवलपमेंट, बट उनकी जो भाषा का विकास है वो बहुत कम होता है। लैंग्वेज विकन्स इन दी प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो लैंग्वेज है वो कहाँ से शुरू होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5th। क्या कहा गया है? इन विच काइंड ऑफ रीजनिंग द प्रिंसिपल आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांत तय किया जाता है? यानी कि यहाँ पे उदाहरण की हम बात करें कि किससे, एग्जाम्पल टू रूल का फॉर्मूला यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर फॉर्मुलेटेड बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स बोला है। तो किस प्रकार के तर्क में कौन सी ऐसी रीजनिंग है जिसमें विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक सिद्धांत तय किया जाता है? इंडक्टिव रीजनिंग में, आगमनात्मक तर्क में, डिडक्टिव रीजनिंग में, निगमनात्मक तर्क में, सिंपल रीजनिंग में, साधारण तर्क में, या नन ऑफ द अबव। तो जब हम एग्जाम्पल टू रूल के बारे में बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए यानी कि इंडक्टिव मेथड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं। वहीं पर अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो ये अपोजिट हो जाएगी आपकी, रूल टू एग्जाम्पल हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन को अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो डिडक्टिव भी बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू जनरल प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चलता है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। वहीं पर अगर हम डिडक्टिव की बात करते तो ये जनरल टू स्पेसिफिक यहाँ पे मूव करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाइज जनरल प्रिंसिपल टू अ स्पेसिफिक केसेस। इसके उल्टे में डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, यहाँ पे आप लोगों को हर एक टाइप के चीज़ों का पता चलता है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है हमारे साथ में क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहता है तो मैं आप लोगों को एक नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ, 7018186561। इस नंबर पर जो है वो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आप लोगों को कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप यहाँ से अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो कि रिकॉर्डेड क्लासेस ही परचेज करना चाहते हैं, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं, वो स्टूडेंट भी जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस नंबर के थ्रू आप सारे जो है जो भी आपके डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को जो है लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप वहाँ से भी जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कंप्लीट कोर्स की बात करूं, आप लोगों को कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाता है तो आप लोगों को उन क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है वो साथ में प्रोवाइड कराए जाते हैं, और जब भी आपकी जो भी क्लास होती है उसकी आपको PDF फॉर्म में नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं क्लास के एंड में। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी क्लासेस, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कहा कि लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपको जो भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इन सारी कंप्लीट चीज़ों की फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो कोर्स की फ़ीस बहुत ही मिनिमम आप लोगों के लिए रहने वाली है, 3000 रुपीज़ है। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जिस भी एग्ज़ाम को आप कर रहे हो, है ना, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये जो है उसकी फ़ीस आप लोगों के पास रहने वाली है। तो अगर किसी को कुछ भी पूछना है कोर्स के रिगार्डिंग, ये मैंने आप लोगों को नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से जो है बात करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने जो है वो ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, यानी कि जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है, वो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, स्टर्न ने दिया है, थर्स्टन ने दिया है, बिने ने दिया है। तो देखो, एक हमारे पास आती है मल्टीपल थ्योरी वाली, ठीक है, ये मल्टी फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो जब मल्टी फैक्टर की बात करते हैं तो वो तो गार्डनर आता है ना। यहाँ पे ग्रुप फैक्टर की बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारे थर्स्टन है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक
ठीक है। ग्रुप फैक्टर का जो यहाँ पे सिद्धांत दिया है वो दिया है आपके, कंप्लीट नेम इनका है एल थर्स्टन, proposed the group factor theory of intelligence, identify several primary mental abilities। इन्होंने 7 टाइप की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को दिया हुआ है rather than a single G factor। इन्होंने सिंपल G फैक्टर के बारे में बात नहीं की है, जनरल फैक्टर के बारे में, बल्कि इन्होंने क्या किया है, आपकी 7 मेंटल एबिलिटीज दी हुई हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। If the IQ of an individual ranges between 75 to 90, he is termed as dash। यदि किसी व्यक्ति का IQ जो है वो आपके पास रेंज दी हुई है यहाँ पे 75 से 90 के बीच में है, तो उसे डैश के रूप में बदल दिया जाता है, गिफ्टेड के रूप में, मोरॉन्स के रूप में, एवरेज इंटेलिजेंट के रूप में, या डल के रूप में। तो देखो मोरॉन्स जो है वो मोरॉन्स का यहाँ पे एक IQ मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे आपको 2-3 तरीके का IQ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एवरेज होता है, एवरेज का IQ है आपके पास 90 से 110 के बीच में, उसको हम बोलेंगे औसत जो IQ वाला बच्चा है। जो 75 टू 90 है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो 75 टू 90 है वो होगा आपका डल, ये जिसको बॉर्डर लाइन बोलेंगे, ठीक है। जो 50 टू 75 है वो है आपके पास मोरॉन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये 4 जो है आपके पास एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओल्ड टर्म नाउ आउटडेटेड यहाँ पे है आपके पास, ये है आपकी और ये थी पुराने टाइम पे जब हम इसको बोल रहे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अपने मोरॉन्स का कितना है 50 टू 75 है, फीबल माइंडेड भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। अगर गिफ्टेड की बात करें तो अबव 120 बोल दीजिए, या अबव 139 आ गया, अबव 140 आ गया, तो वो आपके पास जो है वो गिफ्टेड रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का जो है हमारे पास IQ यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि 75 से 90 के बीच के बच्चे को क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, डल कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, द गिफ्टेड चिल्ड्रन। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क। जो भी मेंटल टास्क हैं, यानी कि जो हम जहाँ पे हमारा दिमाग ज्यादा यूज होता है, जो टफ वाली सिचुएशंस होती हैं, टफ वाले टास्क होते हैं, उनको वो बहुत अच्छे से कर देता है। लर्न स्लोली, या वो धीरे धीरे सीखता है जो गिफ्टेड बच्चा है। हैव लेस वोकैबुलरी, या इसकी जो वोकैब है वो बहुत ही लेस होती है इसके पास, या इसका शब्दकोश बहुत ही सीमित होता है, या ऑल ऑफ द अबव, या सभी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो गिफ्टेड बच्चा होता है, जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं ना, उनको इजीली कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो सारी चीजों को जो है वो देख पा रहे हो। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव अबव एवरेज इंटेलिजेंस, फास्ट लर्निंग एबिलिटी, रिच वोकैबुलरी एंड कैन हैंडल डिफिकल्ट मेंटल टास्क अपोजिट ऑफ द अदर ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हु स्टेट लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्टेशन। कौन कहता है कि सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ कहते हैं, हिलगार्ड कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं, या फिर स्किनर कहते हैं। तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लर्निंग जो है प्रोसेस है प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अडॉप्टेशन, यानी कि जहां पर अडॉप्टेशन आ गया ना, वहां पे आपने ध्यान रखना लर्निंग में क्रो एंड क्रो ने ये चीज कही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रो एंड क्रो डिफाइंड लर्निंग एज अ प्रोग्रेसिव अडॉप्टेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का प्रगतिशील समायोजन जो है हमारे पास यहाँ पे रहेगा। अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वेयर एक्सपीरियंस लीड्स टू इंप्रूव्ड एडजस्टमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, who says educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth to old age। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, याद रखना कि जब भी जन्म से वृद्धावस्था तक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि शैक्षिक मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक किसी व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का, यानी कि उसके एक्सपीरियंसेस की इंटरप्रिटेशन को बता रहा है, उसकी व्याख्या करता है। हिलगार्ड है, स्किनर है, क्रो एंड क्रो है, या वुडवर्थ है। तो जब भी हमारे जन्म से लेकर वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं तो वुडवर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, पूरा डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं होती है, लाइफ स्पेन के बारे में बताया है, बर्थ टू ओल्ड एज के बारे में, तो वो वुडवर्थ करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। जो आपकी लर्निंग है यानी कि शिक्षण की हमारे पास थ्योरी पूछी है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है किसने जो है दी है, अधिगम के शास्त्रीय कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, इवान पावलोव, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने डॉग के ऊपर उनकी सलाइवेशन के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था और ये रशियन थे, इतना आप लोगों को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लर्निंग इन वन सिचुएशन हिंडर्स द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। ठीक है, यानी कि एक आपके पास जो भी सिचुएशन है, यदि एक स्थिति में अधिगम अन्य स्थिति में अधिगम में बाधा डालता है तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे, यानी कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे, ऑल ऑफ द अबव। जब एक चीज दूसरी चीज में बाधा डालती है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसका बेसिक एग्जांपल है, अगर आप इंडिया में ड्राइविंग करते हो और आपको दुबई में ड्राइविंग करने के लिए बोला जाए तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है ना। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नोन एज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज। ठीक है, जो आपकी तनाव और तूफान की अवस्था है वो किसे बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो किशोरावस्था है, एडोलेसेंस है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था को जो है वो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की, तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है वो फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस जो है वो बहुत ही रैपिड जो है वो बच्चे के अंदर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकैबुलरी। यानी कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली प्राप्त करना शुरू कर देता है। हमने एक क्वेश्चन जो है पीछे पढ़ा कि बच्चा जो है वो जिसका शब्दकोश बिल्कुल भी नहीं है, भाषा की उसको बहुत मतलब नॉलेज ही नहीं है, वो कौन सा था, सेंसरी मोटर स्टेज था, है ना। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सी अवस्था में वो शब्दावली प्राप्त करना शुरू कर देता है, सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो सेंसरी मोटर स्टेज के बाद में कौन सी अवस्था आती है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो शब्दावली जो है वो अचीव करना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी, इस अवस्था में जो है वोकैबुलरी रैपिडली जो है वो यहाँ पे तेजी से सीखना शुरू कर देता है। ऑल्दो देयर थिंकिंग इज स्टिल ईगोसेंट्रिक, बेशक उसकी जो सोच है वो अभी भी अहम केंद्रित है कि वो जिस चीज के बारे में सोच रहा है वही चीज सही है। नेक्स्ट है, डैश यूज टू एक्सेस वन स्पेशल बेंट फॉर एन एक्टिविटी डैश, किसी गतिविधि के लिए किसी के विशेष झुकाव का उपयोग करते हैं। जो क्रिएटिविटी टेस्ट है वो किसी गतिविधि के लिए किसी विशेष झुकाव का यूज करते हैं, स्पेशल बेंट का यूज करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट यूज करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर जो है एक स्पेशल बेंट का यूज करते हैं। एन एप्टीट्यूड टेस्ट measures a person's special abilities, जो उसकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं और इंक्लाइनेशंस होती हैं फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। अनलाइक जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, ये जनरल एबिलिटी है, क्रिएटिविटी जो है वो इमेजिनेशन के ऊपर है। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें एक स्पेशल एबिलिटी और इंक्लाइनेशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग का सबसे सिंपल सा रूप कौन सा है, क्रिएटिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग। सबसे सिंपलेस्ट पूछा है तो जो सबसे मेन क्या आता है, क्रिएटिविटी हमारे पास है, या फिर आपके पास जो है यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है, लॉजिकल है, कंक्रीट है। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है कि थिंकिंग की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, तो कंक्रीट हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंक्रीट थिंकिंग का मतलब क्या है, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, किस चीज के ऊपर, ये जो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, जिन चीजों को हम जो है वो टच कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। अनलाइक जो एब्स्ट्रैक्ट और क्रिएटिव थिंकिंग होती है विच रिक्वायर्स, इसके लिए हाईली कॉग्निटिव प्रोसेसेस की जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया की यहाँ पर जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है,
यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा अधिगम का कारक है जो अधिगम की प्रोसेस से संबंधित है? नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, टीचिंग मैथडोलॉजी, रेडीनेस टू लर्न या लिंकिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित है, उसकी प्रोसेस से संबंधित है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 था करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लिंकेज है हमारी किस चीज के बीच में, जो न्यू नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज के बीच में, principle of correlation is directly related to the learning process as it makes new concept more meaningful। और ये नए कॉन्सेप्ट को ताकि क्या करे, बहुत ही अर्थपूर्ण बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल हेल्प्स अ टीचर टू। शैक्षिक एक शिक्षक की मदद करता है नो द बिहेवियर ऑफ लर्नर, बच्चे के बिहेवियर को जानने के लिए, मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास के अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स को जो भी विधियां हैं आपके पास शिक्षण की उनको अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो एजुकेशनल जो यानी कि जो शैक्षिक है वो सारी चीजों में हेल्प कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी guides teachers in understanding learners' behavior, maintaining discipline and selecting effective teaching methods, यानी कि हमारा all of the above करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ अ स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, यदि कोई छात्र किसी समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, बाय फॉलोइंग सम प्लान्ड स्टेप्स ही इज यूजिंग डैश, यानी कि और कुछ नियोजित चरणों का पालन करता है तो वह डैश का उपयोग कर रहा है, ट्रायल एंड एरर अप्रोच का यूज कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का कर रहा है, प्रोजेक्ट मेथड का कर रहा है, या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी। तो वो किस चीज का, यानी कि क्या बोला है कि यदि कोई छात्र किसी समस्या को व्यवस्थित रूप से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नियोजित स्टेप्स का फॉलो जो है वो पालन कर रहा है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर एक फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समस्या का समाधान कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप मेथड्स टू रीच अ सोल्यूशन, ताकि सोल्यूशन तक पहुंचा जा सके। ट्रायल एंड एरर इज रैंडम एंड प्रोजेक्ट मेथड इज एक ऐसी एक्टिविटी बेस्ड जो है हमारे पास लर्निंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है देखेंगे, टू एनहांस क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स के अंदर हमें क्रिएटिविटी को एनहांस करना है, टीचर शुड नॉट, छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को यह नहीं करना चाहिए। प्रोवाइड स्टूडेंट्स फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, कि उनको रिस्पॉन्ड करने की फ्रीडम देनी चाहिए। एनकरेज ओरिजिनलिटी, वास्तविकता को एनकरेज करना चाहिए। यूज क्रिएटिव लर्निंग रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। एनहांस हेजिटेशन एंड फियर, तो यहाँ पे पूछा क्या चीज नहीं करनी चाहिए, तो हेजिटेशन और फियर नहीं हमें बच्चों के अंदर जो है वो बढ़ाना है, बाकी सारी चीजें हमें करनी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्रिटिसिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि आलोचना डैश का एक एग्जाम्पल है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा का है, इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का है, पॉजिटिव मोटिवेशन यानी कि सकारात्मक अभिप्रेरणा का है, नेगेटिव मोटिवेशन यानी कि नकारात्मकता का है। तो क्रिटिसिज्म अगर किसी का किया जाए तो वो तो बहुत गलत बात है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेगेटिव जो है आपका यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म डिस्करेज करता है बिहेवियर को एंड वर्क को एज नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वाइल जो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक है वो इनर और आउटर ड्राइव के ऊपर जो है वो फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे an individual passes through dash stages of cognitive development। पियाजे के लिए एक व्यक्ति डैश से गुजरता है संज्ञानात्मक विकास के चरण।
तो पियाजे ने कितने दिए हैं? 6 दिए हैं, 4 दिए हैं, 3 दिए हैं, 5 दिए हैं। तो 5 दिए हैं सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ये हमारे पास जो है इसकी 4 स्टेजेस रहती हैं, तो वो 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एजुकेशनल बैकवर्ड अमंगस्ट चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का कारण है? शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं बच्चे हैं, तो वो किस कारण से हैं? गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, फिजिकल डिफॉर्मिटी की वजह से, यानी कि फिजिकल रूप से उनमें जो है वो कोई प्रॉब्लम है, इनइफेक्टिव टीचिंग की वजह से, यानी कि जो पढ़ाई जो है वो इनइफेक्टिव है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है वो बच्चा जो है वो शैक्षिक रूप से जो है वो पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश। किसी व्यक्ति के हित डैश से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल किसकी वजह से, किससे जो है वो प्रभावित होते हैं? इंटेलिजेंस से, फैमिली एनवायरनमेंट से, पीयर ग्रुप से, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी व्यक्ति के हित जो है वो किससे प्रभावित हो सकते हैं? क्या उसमें हमारी जो है वो बुद्धि भी आ सकती है? तो जी बिल्कुल सही, सारी चीजें आ सकती हैं। एंड इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट आर शेप्ड बाय कॉग्निटिव एबिलिटीज, फैमिली वैल्यूज एंड पीयर इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, यानी कि इन सभी से जो है वो प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहा गया है? डैश इज हेल्पफुल एनहांस इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट। डैश छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में सहायक है। किस चीज, क्या चीज है जो छात्रों की कल्पना यानी कि इमेजिनेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है? लेक्चर, स्टोरी टेलिंग मैथड, प्रोजेक्ट मैथड या नन ऑफ द अबव। तो जो स्टोरी टेलिंग होता है ना, ये जो है वो किसी चीज की कल्पना को, किसी व्यक्ति की कल्पना को बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम जो है वो लेक्चर मेथड के बारे में बात करें तो ये किस चीज के ऊपर फोकस करता है? लेक्चर मेथड जो है वो आपका, और जो प्रोजेक्ट है वो फोकस करता है मोर ऑन नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज। मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य है, क्या है? टू डिस्क्राइब द बिहेवियर, व्यवहार को डिस्क्राइब करना, टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर, बिहेवियर को जो है वो परिकल्पित करना, प्रिडिक्ट करना, टू कंट्रोल द बिहेवियर, व्यवहार को कंट्रोल करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो मेन गोल पूछा है, मेजर गोल, तो किसी चीज को डिस्क्राइब करना या सारी चीजें, सारी की सारी आएंगी ना। तो साइकोलॉजी एम्स टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, सभी चीजों को कंट्रोल करने के बारे में, एनहांस करने के बारे में साइकोलॉजी कहती है। नेक्स्ट है विच लॉ ऑफ लर्निंग एम्फेसिस द नीड ऑफ रिपीटेशन इन लर्निंग। जो कौन सा है नियम, अधिगम के हमारे पास यहाँ पे कुछ नियम है जो अधिगम में पुनरावृत्ति की आवश्यकता पर बल देता है, यानी कि रिपीटेशन, नीड फॉर रिपीटेशन पर जो है वो फोकस करता है। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास करना चाहिए, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स की किसी चीज का ऊपर जो है बार बार रिस्पॉन्स देखने को मिले, या लॉ ऑफ रेडीनेस की हमें जो है वो तैयार रहना चाहिए। तो कौन सी चीज है, कौन सा लॉ है अधिगम में पुनरावृत्ति की आवश्यकता पर जोर देता है? हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लॉ ऑफ यहाँ पे एक्सरसाइज है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टेट्स दैट, यहाँ पे अभ्यास से पता चला कि हमें बार बार रिपीटेशन करनी पड़ेगी उस चीज की। तो थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टेट्स दैट लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। लर्निंग जो है वो थ्रू रिपीटेशन और प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला एक बाहरी कारक है जो कि ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है? उसका एक बाहरी कारक कौन सा है? इंटेलिजेंस है, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली है, एज है, इमोशंस है। तो हमारे से पूछा है एक्सटर्नल फैक्टर कौन है जो
ह्यूमन की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बाकी हमारी इंटेलिजेंस है ये सारी हमारे इंटरनल फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस इज एन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि इसको हम इकोनॉमिक कंडीशंस को हम एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर रखेंगे। जो इंटेलिजेंस है, एज है और इमोशंस है, ये सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर डैश, असाधारण बच्चे डैश हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव। तो एक्सेप्शनल किसको बोलेंगे, तो ये सारे के सारे बच्चे हमारे पास जो है वो असाधारण की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहेंगे, बोथ एक्सट्रीमीज, वेरी गिफ्टेड, क्रिएटिव एज वेल एज दोज विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, इन सभी को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहेंगे। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ डैश, यानी कि जो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है एक प्रकार का डैश है, इंडिविजुअल टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है, ग्रुप वर्बल टेस्ट है, ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है, पहली बात तो किस चीज का है, इंटेलिजेंस का टेस्ट है। अब ये कौन सा है, इंटेलिजेंस का है, इंडिविजुअल होता है जो एक व्यक्ति का एक टाइम पे किया जा रहा है। स्पीड टेस्ट के बारे में हमने बात ही नहीं की थी यहाँ पे, और हमने इसके अलावा जो है यहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट मैंने बताया। ग्रुप टेस्ट क्या होता है, जिसमें कंप्लीट ग्रुप का किया जाता है, और वर्बल हुआ जहाँ पे शाब्दिक परीक्षण हो रहा है, जहाँ पे आपके लैंग्वेज का, पेन पेपर का यूज किया जा रहा है। एक होता है ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट, जहाँ पे ग्रुप है लेकिन वहां पे वर्बल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला हमें कि जो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है या बिने टेस्ट इंटेलिजेंस स्केल है, ये एक इंडिविजुअल टेस्ट है, सिंगल व्यक्ति का एक टाइम पे किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेड 1-on-1 किया जा रहा है, वाइडली यूज्ड टू मेजर आईक्यू, आईक्यू को मेजर करने के लिए, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को मेजर करने के लिए ये कंडक्ट कराया जाता है। तो हमने ये जो है वो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए, जो कि आप लोगों के एग्जाम में, टेट एग्जाम में पूछे गए थे। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, मैंने आप लोगों को क्लास के बीच में भी बताया था, अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, इन सारे टॉपिक्स को अगर आप फुली डीपली वे में पढ़ना चाहते हो कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर ना जाए, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एक नंबर अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, 70181 और 86561, इस नंबर पर जो है आपने कॉल कर देना है, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जो भी आप लोगों को कोर्स के रिगार्डिंग जो है कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वो आप यहाँ पे बात करके जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जो है वो कोर्स को एप्लीकेशन से करना है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे जो है वो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको जो कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराई जाने वाली चीजें हैं, तो आपको इसमें जो है वो लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव क्लासेस के अलावा आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और फुली जो है वो यहाँ पे टीचर्स की गाइडेंस जो है आप लोगों को मिलने वाली होती है। ठीक है, अगर कंप्लीट कोर्स की फीस के बारे में बात की जाए, तो कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों को यहाँ पे 3000 रुपीज रहेगी, जो भी आप लोग यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी तरीके से मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।